हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों का जो एंट्रेंस की डेट आ गई है नेट की, वो आ चुकी है। तो उसी अब जो आपने कोर्स अभी तक कंप्लीट कर लिया है वो अच्छा है, लेकिन अब समय बहुत कम है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं तो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प होगी। इसी सिलसिले में ये वीडियो है और आपकी काफ़ी हेल्प इससे हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से निम्नांकित को उनकी उत्पत्ति और विकास के सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि तकनीकी है और दर्शन शास्त्र है, विज्ञान है, शिक्षा है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि पहले कौन सी चीज़ आई है। तो जो दर्शन शास्त्र है आपका, अब पहला ऑप्शन देखिए, पहले में विज्ञान पहले बताया हुआ है, विज्ञान, तकनीकी, दर्शन शास्त्र, शिक्षा। लेकिन हमको देखना है कि पहले कौन सी चीज़ आई है। तो पहले है दर्शन शास्त्र आपका आया है, क्योंकि अगर हम प्राचीन समय में देखते हैं तो उस समय भी दृष्टिकोण, नज़रिया हर इंसान का अपना अलग अलग होता था और दर्शन अलग होते थे। तो उस दर्शन शास्त्र बहुत ही पुराना है। उसके बाद आपका शिक्षा आया, फिर विज्ञान आया और फिर तकनीकी आई। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं या तीसरा ऑप्शन इसका जो थर्ड है आपका वो ठीक है। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सूचियां आपको दी गई हैं, इनको मैच करना है। तो पहला दिया है महत्व के बिंदु, उसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन से दर्शन से संबंधित हैं। तो आपको ये देखना है कि दिव्य मूल्यों के लिए शिक्षा, जो ए है उसमें लिखा गया है कि दिव्य मूल्य जो थे उनके लिए शिक्षा किस दर्शन में बताया गया है। तो हम लोग इसके पहले वीडियो मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको वीडियो से रिलेटेड मिलेंगे। ज़्यादा धर्म की बातें, ज़्यादा मूल्यों की बातें जो हुई हैं वो आपकी आदर्शवाद में हुई हैं। जो आदर्श जो है, अगर हम कहें ना किसी की ये व्यक्ति बहुत आदर्शवादी है, इसके अंदर तो बहुत आदर्श का अगर आदर्श शब्द को हम सुनते हैं तभी हमको मूल्य, दिव्य मूल्यों की एक तरह से अनुभूति होती है। तो दिव्य मूल्यों के लिए शिक्षा, यानी कि हम इसको सीधा इसे आदर्शवाद से मिला देंगे। और सेकंड है आपका कि प्रजातंत्र। तो जो प्रजातंत्र है आपका, अब प्रजातंत्र जो है वो कहाँ बात की गई थी प्रजातंत्र के लिए, वो आपका हो गया प्रयोजनवाद में। जो प्रयोजनवाद है वहाँ आपकी लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र की लिए शिक्षा की बात हुई थी। ठीक है। और तीसरा आपका सी है कि जन उत्पादन पर बल, जन उत्पादन पर बल। तो जन उत्पादन पे जो बल है आपका, ये आपका था जन उत्पादन, यानी कि उत्पादन की जो बात कही गई थी वो मार्क्सवाद में कही गई थी। वहाँ पे श्रमिक वर्ग था और जो एक पूंजीपति वर्ग था और वहाँ पे उत्पादन की बात होती थी। तो ये किससे रिलेट करता है, ये मार्क्सवाद से रिलेट करता है। तो ये आपका मार्क्सवाद से संबंधित हो गया। और जो वैज्ञानिक विधि, यदि जो डी पॉइंट है आपका वैज्ञानिक विधि, अब वैज्ञानिक विधि किससे संबंधित है। वैज्ञानिक विधि आपकी जो यथार्थवाद है, जब आदर्शवाद के बाद यथार्थवाद आया तो विज्ञान की नींव पड़ी। तो वैज्ञानिक विधि के लिए हम यथार्थवाद को टिक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन इसका आपका जो 4 है, 4 ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो आया है कि शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय है जो डार्विन के विकासवाद की सिद्धांत में निकटता जताएगा। तो जब हम लोगों ने इसमें ऑप्शन है आपके अस्तित्ववाद है, प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है और प्रयोजनवाद है। लेकिन जब हम लोग प्रकृतिवाद को हमने पढ़ा है, उसमें टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे विकासवाद की बात कही गई थी और वहाँ पे डार्विन का भी एक नाम था। तो इसको हम प्रकृतिवाद, हमारा इसमें बिल्कुल ठीक है, प्रकृतिवाद से ही इसको जोड़ेंगे।
अब आगे चलते हैं। आगे आपका 4 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिद्धांतों का कौन सा मेल अस्तित्ववादी स्थिति का सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है। अब इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे हैं जो कि अस्तित्ववाद की जो थ्योरी है, अस्तित्ववाद का जो दर्शन है उसको दर्शाता है। तो इसमें आपका ये हो गया कि एक तो उन्होंने प्रत्येक बालक में अनंत क्षमताएं उन्होंने बताई हैं। अगर हम उनके थॉट को पढ़ते हैं, उनकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं अस्तित्ववाद को, तो उन्होंने बताया है कि प्रत्येक बालक में अनंत क्षमताएं हैं और उन्होंने स्वतंत्रता की बात की है कि स्वतंत्रता की परिणति जिम्मेदारी वहन करने में होनी चाहिए। एक तो ये भी बात उन्होंने कही है। और स्वयं को सेल्फ अधिगम जो है, सब अधिगम की बात, वो सर्वाधिक प्रभावशाली अधिगम उपागम है, ये भी बात वो कहते हैं। तो अगर इससे हम देखें तो इसका आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। आपका 4th जो है वो ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जो सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के संवर्गों के संदर्भ में सूची दी गई है आपको, तो इसको मिलाना है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ सांख्य दर्शन अगर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझाई गई हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो मैं बहुत छोटे तरीके से या संक्षिप्त में आपको समझा देती हूँ कि यहाँ जो प्रकृति है, जो आपका पुरुष है, इसमें जो पुरुष है वो तो ना प्रकृति है और ना ही विकृति है। यहाँ प्रकृति का मतलब है उपादान यानी कि कारण, ठीक है, और विकृति का मतलब है कार्य यानी कि जो कार्य होता है। मान लीजिए बीज लगाया तो बीज आपका है उपादान, और जो पेड़ उगा, पेड़ जो है आपका कार्य यानी कि विकृति। तो उसी तरीके से हम सारी चीज़ें इसमें रिलेट करेंगे। तो ये पहला आपका है कि प्रकृति और विकृति। अब प्रकृति कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें प्रकृति भी हो और विकृति भी हो, तो ये जो है आपका महत मीन्स बुद्धि जो आपकी महत और आपकी जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं उसमें आपका प्रकृति भी है, विकृति भी है। क्योंकि जो महत है वो आपका प्रकृति में से निकला है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से कार्य भी है, और महत से आपका अहंकार निकला है, तो एक तरह से ये विकृति भी है। तो महत आपका प्रकृति भी है और विकृति भी है, ठीक है। एक तो आपका महत हो गया, और दूसरा आपका है सूक्ष्म तन्मात्राएं। यानी सूक्ष्म तन्मात्राएं कौन सी हैं? एक तो आपके पंच महाभूत हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो पंच महाभूत हैं आपके, और दूसरा आपका जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और तीसरा आपका जो कर्म इंद्रियां 5 हैं, और एक जो मन है वो उभय इंद्रिय है। ये आपकी सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं किससे निकली है? ये आपकी निकली है अहंकार से, ठीक है। तो ये कार्य हो गई, एक तो कार्य हो गई, और दूसरा ये कारण भी है, क्योंकि इनमें से आपकी निकली है, मन निकला है, 5 कर्म इंद्रियां निकली हैं, पंच महाभूत इससे निकले हैं, आपकी 5 कर्म इंद्रियां निकली हैं, तो सारी चीज़ें इससे निकली हैं। तो ये कार्य भी हो गया और आपका कारण भी हो गया, यानी कि प्रकृति भी हो गया, विकृति भी हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा एक आपका है महत और सूक्ष्म तन्मात्राएं, ठीक है। तो अब आपका रह गया मात्र प्रकृति। मात्र प्रकृति कौन सी है? मात्र प्रकृति जो है वो केवल प्रकृति ही होगी, केवल प्रकृति तो प्रकृति ही हो सकती है, यानी कि जो उपादान है, कारण तो प्रकृति ही है। मात्र विकृति, अब मात्र विकृति कौन है? मात्र विकृति आपका जो है वो ज्ञान इंद्रियां और मन है। विकृति का यहाँ मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ खराब या उसकी बात नहीं हो रही। विकृति का मतलब बस एक ध्यान रखिए कार्य का, कि विकृति अगर कह रहे हैं तो कार्य मतलब है। अब आपका यहाँ पे जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो मन है, उनसे तो कोई चीज़ निकल नहीं सकती,
उनके आगे तो कोई चीज़ नहीं बताई गई है, तो ये केवल कार्य हैं यानी कि विकृति है। तो आपकी ज्ञान इंद्रियां और जो मन है ये मात्र विकृति है। ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट है आपका कि ना विकृति और ना प्रकृति। जो पुरुष है, पुरुष यानी कि आत्मा, यानी कि ईश्वर के समान, ईश्वर नहीं ईश्वर के समान, तो ये जो पुरुष है आपका ना तो प्रकृति है ना विकृति है, यानी कि ना ये कारण है और ना ये कार्य है। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी जो है वो सी सही होगा, यानी कि ये आपका है थर्ड, जो थर्ड आपका सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका 6 क्वेश्चन है कि जैन दर्शन जो है वो प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अधोलिखित, जो नीचे लिखी हुई है, अधोलिखित ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो जब जैन दर्शन हम लोग पढ़ते हैं तो ये इसमें जो बात होती है, अगर प्रामाणिक ज्ञान किसी जैन दर्शन में जो प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति है, अगर किसी ज्ञान की प्राप्ति तो किससे होती है, वो होती है सूक्ष्म अणुओं से। सूक्ष्म अणुओं के आंशिक ज्ञान से, धीरे धीरे आंशिक ज्ञान से, फिर जैसे कोई भी परमाणु है तो वो अणु बनता है, अणु से ही जो परमाणु है, अणु है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कई चीज़ें मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो आंशिक रूप है उसको हम उससे ही किसी ज्ञान को, प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आपका जो शयादवाद है ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन के संदर्भ में, अब वेदांत दर्शन आपका है, वेदांत दर्शन में बताया है इन्होंने कि वेदांत दर्शन के संदर्भ में माया जो है, माया की अवधारणा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो जो माया की अवधारणा है वो आपके अंतर्निहित जो यथार्थ है उसका प्रतिनिधित्व करती है। का तीसरा ऑप्शन आपका ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको यहाँ पे भी मैच करना है कि यहाँ पे एक तरफ तो जो चिंतक हैं आपको उनको नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी बुक्स हैं या उनको जो भी कहा जाता था उनके बारे में है। तो गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी है ये सभी जानते हैं, सत्य के प्रयोग, तो इसको इससे मिला देंगे। और आपका टैगोर जो हैं उनको एक तरह से यूनिवर्सल मैन कहा जाता है, टैगोर को। और जो अरविंद हैं, अरविंद ने सावित्री एक बुक है, सावित्री बुक लिखी। और विवेकानंद जो हैं वो तो वेदांत से संबंधित हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है, आपका इसमें डी ऑप्शन जो है आपका, यानी कि 4, आपका 4 जो है इसमें बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला है आपका आपका 9 क्वेश्चन जो है कि गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के द्वारा, जो बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, तो उससे वो कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते थे। तो उसमें एक तो ये था कि वो चाहते थे कि राम राज्य की प्राप्ति हो, राम राज्य के से संबंधित तो उनके बहुत से सॉन्ग भी हैं राम की भक्ति से। और दूसरा वो चाहते थे स्वतंत्रता, तो चाहते ही थे कि आपका राम राज्य था। और प्राकृतिक न्याय, जो प्राकृतिक न्याय यानी कि सबको बराबर न्याय मिले, प्राकृतिक न्याय मिले। और उनके दर्शन को सर्वोदय दर्शन कहते हैं। एक तरह से अगर दर्शन को उनको देखा जाए तो उनके दर्शन को सर्वोदय दर्शन कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि समानता, वो समानता की बात करते थे। तो ये आपका हो गया, ये ऑप्शन आपके जो हैं इसमें जो ठीक होगा आपका ऑप्शन वो आपका तीसरा है, यानी कि एक आपका इसमें हुआ समानता और आपका प्रजातंत्र हुआ।
एक आपका तो राम राज्य इसमें निश्चित है, राम राज्य हो गया, सर्वोदय हो गया, प्राकृतिक न्याय हो गया और समानता हो गया। यानी कि इसका जो आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरा बिल्कुल आपका ठीक है। चलिए अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इन्होंने कहा है, दो कथन आपको दिए गए हैं। इसमें बताया है कि जो तार्किक भाववाद के अनुसार उन्हीं शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करो जिन्हें हम इंद्रियात्मक रूप से सत्यापित किए जा सके। और दूसरा आर में बताया गया है, रीजन बताया गया है इसका, क्योंकि सत्य को केवल इंद्रियात्मक साधनों द्वारा ही सत्यापित किया जाता है। अब दोनों तथ्यों को हम देखते हैं तो दोनों तथ्य ठीक हैं, अगर दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो आपका आर है वो इसका सही कारण नहीं लगता। अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो इसका रीजन बताया गया वो नहीं है ये, तो इसीलिए आपका ए इसमें, यानी कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर सही कारण नहीं है, तो आपका ये 1 पॉइंट इसका ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया था शिक्षा का। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये है अनुच्छेद आपका है 21A, यानी कि 1 आपका ठीक होगा। अब 12 क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाता है। यानी कि अब इसमें देखना है कि अगर कौन सा व्यवहार ऐसा है जो सामाजिक बहिष्कार की तरफ ले जाता है। पहला पॉइंट इसमें बताया है कि अनुसूचित जो जाति हैं, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु सीटों का आरक्षण। तो ये तो इसमें कोई बहिष्कार वाली बात तो है नहीं, ये तो ठीक है बिल्कुल, और ऐसा आरक्षण तो मिला ही हुआ है। और दूसरा आपका है दृष्टि बाधितों के लिए विशेष विद्यालय। और तीसरा आपका है कि जो दोपहर का भोजन होते हैं, मध्याह्न का जो भोजन का प्रावधान है, जो नियम बना हुआ है, मिड डे मील बना हुआ है, इसके बारे में है। चौथा आपका प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक महिला शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, ये भी बात ठीक है। तो इसमें आपको कौन सी गलत बात लगती है? इसमें ये गलत लग रहा है कि लगभग सही है, लेकिन इसमें हमको गलत ढूंढना है कि सामाजिक बहिष्कार की ओर कौन सा व्यवहार ले आता है। तो इसका दूसरा जो है आपका कि दृष्टि बाधितों के लिए विशेष विद्यालय, ये आपका इसमें ठीक होगा, यानी कि सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापकों की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता अपेक्षाकृत किस पर कम निर्भर है। देखिए, अगर शिक्षकों को तरक्की करनी है सामाजिक गतिशीलता में, तो सबसे पहले शैक्षिक योग्यता उनकी ज़रूरी है, आकांक्षा स्तर यानी कि इच्छा स्तर भी उनका ज़रूरी है, सामाजिक प्रभाव भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे कम जो है वो जातिगत जो संबद्धता है वो आपका है। इसमें जाति का कोई इसमें फ़र्क नहीं, कोई भी जाति का हो, उसको आगे बढ़ने में, टीचर बनने में या आगे उसकी पोस्ट में प्रमोशन होने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो इसका जो 4 है आपका ऑप्शन, ये ठीक होगा। अब 14 क्वेश्चन है, जो 14 में ये बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालयों का आगमन। जो शहरी क्षेत्र हैं आपके, जो शहर हैं, वहाँ पे जो निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल जो खुल गए हैं, उनका आगमन जो हुआ है, उससे निम्नलिखित में से किसे सहयोग करता है। तो वो सहयोग करता है एक तरीके से आपका जो शैक्षिक जो आप यानी कि ए पॉइंट जो है, शैक्षिक संस्थाओं के मध्य एक तरह से अधिक्रमणता आती है और शैक्षिक अवसरों की समानता सबको मिलती है। जो शैक्षिक अवसर हैं उनकी समानता सबको मिल पाती है, तथा प्रतिष्ठा सूचक स्तर समूहों में अधिक्रमता और चयनात्मक का पक्ष विकसित करना, ये आपको 4 पॉइंट हैं। लेकिन हमको इसमें क्या बताना है कि शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालयों का आगमन जो है निम्नलिखित में से किसे सहयोग करता है। तो एक तरह से ये देखिए, इससे क्या होता है, जब निजी विद्यालय ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो शैक्षिक संस्थाओं के मध्य में अधिक्रमता आ जाती है, एक ये पॉइंट आपका हो गया।
और तीसरा आपका है कि प्रतिष्ठा सूचक स्तर समूहों की अधिक्रमता आती है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, और जो बड़ी हायर सोसाइटी के बच्चे हैं यानी कि रॉयल फैमिली के बच्चे हैं वो बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उनका एक तरह से प्रतिष्ठा का भी सूचक बन जाता है। वो लोग बड़े उससे कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा तो इस विद्यालय में पढ़ता है, इस नामी ग्रामीण विद्यालय में पढ़ता है, तो एक तरह से ये प्रतिष्ठा सूचक बात भी हो जाती है। और तीसरा आपका डी जो ऑप्शन है कि चयनात्मक का पक्ष विकसित होता है, यानी कि वो एक तरह से बड़ी चीज़ों को या अच्छी चीज़ों को चयन करते हैं, यानी कि जिनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है। तो इससे एक तरीके से ये होता है कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें इतना जो उसका डेवलप वो नहीं हो पाता। तो इन्होंने कहा है कि जो विद्यालय हैं, निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय जो खुल रहे हैं, इनसे किस चीज़ को सहयोग मिलता है। तो आपका पहला जो है ए, शैक्षिक संस्थाओं के मध्य में अधिक्रमता आती है, एक तो ये पॉइंट हो गया। और आपका सी पॉइंट है कि प्रतिष्ठा सूचक स्तर समूहों का अधिक्रमता आती है। और डी पॉइंट है कि चयनात्मक का पक्ष विकसित होता है। तो आपका इसके हिसाब से आपका जो डी है, डी आपका ठीक होगा, यानी कि 4 ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका 15 क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता पद का निहितार्थ क्या है। अगर मतलब कि सबको पढ़ने का समान अवसर मिले, इसका मतलब क्या है। इसमें आपको 4 पॉइंट इसमें भी दिए गए हैं और आपको इसमें देखना है कि कौन सा ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि सभी विभिन्नताओं के बावजूद शैक्षिक उन्नयन हेतु समान अवसर प्रदान करना, पहला ये है। सेकंड आपका है किसी निश्चित स्तर तक सभी बालकों को राज्य द्वारा समुचित शैक्षिक सुविधाएं देना, ये भी बात ठीक है। तीसरा है कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण कोई भी बालक शैक्षिक रूप से असेवित ना रहे। चौथा है आपको सभी विभिन्नताओं के बावजूद सभी बालकों को एक समान शैक्षिक अवसर मिले। तो इसमें आपका कौन सा ठीक होगा। इसमें आपका जो ठीक है वो है आपका सी। अगर सी देखें तो सी इसमें से ठीक है, यानी कि पहली बात इन्होंने कही कि सभी विभिन्नताओं के बावजूद शैक्षिक उन्नयन हेतु समान अवसर मिले, ये भी बात ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कही है, कि किसी भी निश्चित स्तर तक सभी बालकों को राज्य द्वारा समुचित शैक्षिक सुविधाएं मिले, ये भी बात ठीक है। जो कमज़ोर आर्थिक स्थितियों के कारण कोई भी बालक शैक्षिक रूप से असेवित ना रहे, ये भी बात ठीक है इनकी। और सभी विभिन्नताओं के बावजूद सभी बालकों को एक समान शैक्षिक अवसर मिले। तो इसके हिसाब से आपका जो आपका सेकंड है वो आपका जो सेकंड है वो आपका ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है 16 क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अर्थ क्या है। जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है इससे आपका अर्थ क्या है। तो इसमें भी आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सभी बालकों हेतु एक समान शिक्षा प्रणाली। और आपका दूसरा है कि एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को निःशुल्क करना, ये तो प्रावधान बना ही हुआ है। और तीसरा है किसी विशिष्ट स्तर तक शिक्षा सर्वसुलभ हो, ये भी यही बात कह रहा है। डी आपका है कि औपचारिक शिक्षा प्रदान प्राप्त करने हेतु सभी बालकों को समान अवसर होनी चाहिए, ये भी यही बात कह रहे हैं। तो इसमें जो है आपका बी सी डी ये ठीक होगा। क्यों? क्योंकि सभी जो पहला वाला है कि सभी बालकों हेतु एक समान शिक्षा, यानी कि हर बालक के अंदर अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग योग्यता है, अलग अलग रुचि है, तो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रणाली में कैसे दे सकते हैं। हर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार पढ़ेगा। तो आपका जो बी सी डी यानी कि आपका जो 2 नंबर है इसमें, यह आपका ठीक होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि 17 सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। तो देखिए पहला इसमें है कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। ठीक है, शिक्षा जो है, शिक्षा आपकी सामाजिक परिवर्तन में क्या करती है, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है। नई पीढ़ी को संरक्षित संस्कृति का संप्रेषण करती है, उनके तक पहुंचाती है। और सी है सांस्कृतिक विरासत का नए से स्थानन होता है और समाज में नए ज्ञान का प्रसार होता है। तो आपका इसमें ए और बी और जो डी है ए बी डी, यानी कि आपका जो फर्स्ट नंबर है ए बी डी, ये आपका ठीक होगा। यानी कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण शिक्षा करती है। और दूसरा आपका बी है कि नई पीढ़ी को वो जो संस्कृति का ज्ञान है जो संरक्षण किया वो पहुंचाती है। और आपका डी जो है समाज में नए ज्ञान का प्रसारण करती है। तो आपका जो इसमें फर्स्ट वाला है वो ठीक होगा। चलिए अभी 18 को देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है। अब संस्कृति क्या है, संस्कृति आप लोग जानते हैं कि हर राष्ट्र की, हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी भाषा है, अपने अपने त्यौहार हैं, हर संस्कृति अलग अलग है। तो संस्कृति जो है उसकी विशेषता क्या नहीं है वो हमको बताना है। तो संस्कृति जो है सामाजिक उत्तराधिकार है, एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है। और दूसरा संस्कृति संचयमान है, यानी कि एक तरह से संचय रहता है उसका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संरक्षित करके पहुंचाया जाता है। तीसरा आपका है संस्कृति सतत परिवर्तनशील है। संस्कृति में आप लोग देखते हैं कि संस्कृति में इन्फ्लुएंस में आती है, नई संस्कृति अगर उसके साथ जुड़ती है तो उसके भी विचार आचार व्यवहार उसमें आ जाते हैं। तो संस्कृति जो है वो सतत परिवर्तनशील, लगातार परिवर्तनशील भी है। और चौथा है आपका कि संस्कृति जैविक उत्तराधिकार है। ये गलत है कि जैविक उत्तराधिकार है कि जैविक मिस हो गए कि जैसे आप वंश के तरीके से आपको मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी भी संस्कृति को सीख सकते हैं, किसी भी संस्कृति को आत्मसात कर सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट आपका गलत है। तो इसमें इन्होंने यही पूछा था क्या विशेषता नहीं है, तो आपका जो है इसमें ये 4 जो है ये नहीं है। अब आपका 19 जो है 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नांकित में से कथनों में से कौन से कथन का अर्थ नहीं है। पहले तो आप लोग जो क्वेश्चन पढ़िए तो इतना ध्यान से पढ़िए कि इसमें नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, उसको ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या चीज़ पूछ रहा है। कभी आप जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं और जो नहीं जो इसमें पूछा गया है वो आप ध्यान नहीं देते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या पूछ रहा है। निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन का ये अर्थ नहीं है कि शिक्षा सांस्कृतिक विस्तारण का एक उपकरण है। यानी कि शिक्षा जो है वो संस्कृति का प्रसार करने के लिए, विस्तारण करने का एक उपकरण है। कौन से कथन से ये बात नहीं पता चलती। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका कि संस्कृति को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संरक्षित करता है। कौन करता है? शिक्षा। तो ये बात ठीक है। दूसरा आपका है कि युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक कसौटियों और मूल्यों और विचारों का संप्रेषण करता है। ये भी बात ठीक है। तीसरा आपका है कि युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक कसौटियों और मूल्यों और विचारों को उपदेश देता है। अब यहाँ पे कोई गुरु और शिष्य की वार्ता तो हो नहीं रही है कि आपको उपदेश दिया जा रहा है, तो ये आपको अटपटा सा लग रहा है। और 4 आपका देखिए कि संस्कृति की व्याख्या करता है तथा सामाजिक विरासत को बढ़ावा देता है। तो आपका पहला ठीक हुआ, दूसरा ठीक हुआ और आपका चौथा ठीक हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा? 19 आपका क्वेश्चन है तो इसका आपका होगा सी जो है आपका वो इसमें गलत है। यानी कि तीसरा जो है कि युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक कसौटियों और मूल्यों का उपदेश देता है। ऐसी कोई बात नहीं, उपदेश वाली बात नहीं है। वो तो खुद ही उपदेश देने की बात नहीं होती, वो खुद ही आत्मसात बच्चा जब व्यवहार में रहता है करता है। तो इसका तीसरा जो है वो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक सामाजिक प्रणाली की एक मूलभूत आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे भी नहीं पूछी गई है, मतलब कि सामाजिक प्रणाली, पहली बात तो सामाजिक प्रणाली को देखें कि सामाजिक प्रणाली की बात कर रहा है, फिर उसमें पूछ रहा है कि उसकी कौन सी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कोई भी सामाजिक प्रणाली है तो उसका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका उसमें अनुकूलन भी होना चाहिए। सामाजिक प्रणाली कोई भी हो उसमें अनुकूलन होना चाहिए, एकीकरण भी होना चाहिए, और लक्ष्य की प्राप्ति का भी वो सोचता है। और क्या चीज़ उसमें नहीं है, उसकी आवश्यकता प्रजातंत्र की नहीं है, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं प्रजातंत्र हो, उसमें आपका और भी जो साम्यवाद है, समाजवाद है, या मार्क्सवाद है, इस तरीके की भी जो राजनीति है वो हो सकती है। तो इसमें जो मूलभूत पूछा गया है तो मूलभूत आवश्यकता नहीं, वो आपकी प्रजातंत्र है, बाकी तीनों आपके ठीक हैं। तो इसका जो पहला वाला है वो आपका होगा। चलिए अब एक 21 क्वेश्चन है आपका कि आप अपनी अंतर्वस्तु एवं प्रक्रिया को संगठित करने की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान सहायता देता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, शिक्षा मनोविज्ञान आपका किस चीज़ में सहायता देता है। तो शिक्षण और अधिगम से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का में सहायता देता है, कि समाज के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में सहायता देता है, कि विद्यालयों में समाजशास्त्रीय समस्याओं को पढ़ाने में जिम्मेदारी देता है, कि विद्यालयों की सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में। इसमें क्या ठीक होगा, इसमें आपका ठीक है कि जो मनोविज्ञान है शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी देता है। तो आपका पहला जो है इसमें बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका 22 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो समुच्चय आपको दिए गए हैं और इनका मिलान आपको करना है, और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, वृद्धि और विकास जो है मनोविज्ञान में इनको बात बताई गई है। अब पहले समुच्चय में आपका विकास के दृष्टिकोण से बातें बताई हैं, दूसरे में लक्षण बताया गया है। जैसे आपका भाषा विकास होता है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आप भाषा विकास के लिए लगा सकते हैं। अब जो भाषा का विकास होता है बच्चा कहाँ से सीखता है, इसमें कौन सा आपको लग रहा है, बालक चल सकता है, अभिभावक बच्चे को सोच और असंबंधी आदतों की दृष्टि रखते हैं, बच्चा अपने संगी साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है, बालक प्रश्न पूछने लग जाता है, बालक शर्माने लगता है, कि बालक अन्य बच्चों पर आक्रामक हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा। इसमें भाषा अगर हम देखें बोलचाल वार्तालाप, तो इससे हमारा जो ऑप्शन मिलता है वो है बच्चा अपने संगी साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है। तो इसका बिल्कुल ठीक होगा। और अगर हम लोग देखें, अब अगला देखें कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि उसके ज्ञान का, उसकी बुद्धि का क्या विकास है, इसमें बुद्धि का कौन सा, अगर हम कौन सा ऑप्शन पढ़ें कि उसकी बुद्धि का विकास या संज्ञानात्मक विकास जो उसका पता चल रहा है वो किस तरीके से होगा। तो इसमें यह है कि बालक जो है अगर हम संज्ञानात्मक विकास का देखें तो बालक जो है क्वेश्चन पूछने लगता है, बालक अपना प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, बालक जो है वो क्या करता है, प्रश्न पूछने लगता है। और अगर हम इसके आप संवेग पे आ जाइए, संवेग क्या होते हैं, संवेग जो होते हैं भावनाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बालक शर्माने लगता है, मतलब एक तरह से शर्म की भावना या एक तरीके की भावना आ जाती है, तो ये इसका हो गया। और आपका जो शारीरिक विकास है उसमें होगा बालक चल सकता है। तो आपका इसमें जो सेकंड है वो आपका ठीक होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट में बताइए, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन है आपका कि कक्षा में शिक्षण अधिगम
अंतरक्रियाओं को, जो शिक्षण अधिगम मतलब पढ़ाने और पढ़ने की जो भी क्रिया होती है कक्षा में, उन अंतरक्रियाओं को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था विकास से संबंधित है। किशोरावस्था जो 15 साल से ज़्यादा के होते हैं, उनसे छोटों की बात हो रही है, उत्तर किशोरावस्था की बात हो रही है, तो उसमें उनकी अंतरक्रियाओं को सुधारने के लिए क्या रणनीति है वो देखिए आप लोग। इसमें क्या है, कौन सी रणनीति ज़्यादा जरूरी है। इनमें कहा है नंबर 1 में है क्रिया आधारित प्रस्तुति की जाए उनके साथ, कि कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य बताए जाए उनको, कि विचारों के मुक्त आदान और प्रदान के साथ आदर्शीकरण का किया जाए, या 4 आपका है दत्त वाचन या लेखन किया जाए। तो अगर इसका हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि विचारों का मुक्त आदान प्रदान का के साथ आदर्शीकरण, कोई भी क्लास हो, कोई भी, अगर हम बड़ी क्लास को देखें, छोटी क्लास में देखें, अगर बच्चों के विचारों का मुक्त रूप से आदान प्रदान होता है, कोई भी बात उसको समझ नहीं आ रही तुरंत टीचर से पूछता है और अपने विचार जो उसके मन में थॉट आ रहे हैं, नवीन विचार आ रहे हैं, उनको तुरंत बताता है, पूछता है, तो ये जो इसमें अगर हम चारों ऑप्शन देखते हैं तो ये बहुत ही सुटेबल लग रहा है इसमें, तो और इसीलिए ये ठीक होगा। अब आपका 24 जो है, 24 में बताया गया है कि पवलोवियन अनुबंध के प्रतिमान जो उनका मॉडल था, शुरू में किसे निराश्रित यानी स्वतंत्र चर की बात हुई है, के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी कि जो उन्होंने अनुबंध बताया था, जो उनका मॉडल था, उसमें किसे स्वतंत्र चर, निराश्रित यानी कि स्वतंत्र चर की बात हुई है। कौन कौन से हैं, तो आपका इसमें जो थर्ड है यानी कि अनुबंधित और अनानुबंधित उद्दीपकों की युग्मित प्रस्तुति की संख्या, ये बिल्कुल आपका ठीक है। अब आपका 25 है। 25 में आपको बताया गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध की पद्धति में 2 समुच्चय दिए गए हैं। क्रिया प्रसूत का मतलब है कि कोई भी क्रिया होती है, उससे कोई चीज़ निकलती है, प्रसूत होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंध जो है उसकी पद्धति में 2 समुच्चय आपको दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। और मिलान जो है आपका वो प्रबलन यानी कि जो आपका फोर्स है उसकी प्रकृति, संकेत और अनुक्रिया को ध्यान में रखकर करना है। तो आपका पहला इसमें जो है वो पुरस्कार प्रशिक्षण है, यानी जो पुरस्कार आपका है उसके बारे में बता रहे पुरस्कार प्रशिक्षण का। तो इसमें आपका ये ऑप्शन जो है इसका होगा संकेत की अनुपस्थिति में, यानी संकेत की अनुपस्थिति में सकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति अनुक्रिया उत्पन्न होने पर, ये है। ठीक है, इसका पहला है आपका कि पुरस्कार प्रशिक्षण यानी कि संकेत की अनुपस्थिति में, संकेत जो है, संकेत यानी कि जो संकेत मिल रहा है, कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, प्राइज़ मिल रहा है, वो तो उसकी अनुपस्थिति है। और सकारात्मक पुनर्बल, लेकिन वो बातों से आपने जैसे शाबाशी दे दी, सकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति उसको हो रही है अनुक्रिया उत्पन्न होने पर। उसने ऐसी कोई अनुक्रिया की कि उसको संकेत की तो अनुपस्थिति है, उसको संकेत नहीं दिया गया है, माने कि कोई प्राइज़ नहीं दिया गया है, लेकिन सकारात्मक एक से प्रबलन उसको ताकत दी गई है, चाहे भाषा के द्वारा चाहे बोल के। तो ये जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक आपका पहला होगा। और जो आपका बी है इसे पलायन प्रशिक्षण। अब जो पलायन प्रशिक्षण है इसका एक तरह से, इसमें अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो, पता नहीं आप लोगों ने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें ये पॉइंट था कि पलायन को देखते हैं। पलायन में ये बताया गया है कि संकेत की इसमें अनुपस्थिति रहती है, इसमें भी संकेत की अनुपस्थिति रहती है, संकेत उपस्थित नहीं रहता। लेकिन ये बिल्कुल पुरस्कार का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें देखिए पुरस्कार में आपने देखा था कि इसमें सकारात्मक प्रबलन मिल रहा था, लेकिन इसमें नकारात्मक मिलेगा। ये जो पलायन में आपका मिल रहा है वो आपका नकारात्मक मिल रहा है, नकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति और
अनुक्रिया उत्पन्न होने पर। सब चीज़ें सेम हैं आपकी। उसमें पुरस्कार में क्या था कि संकेत की अनुपस्थिति थी, ठीक है, और अनुक्रिया उत्पन्न होने पे मिल रहा था। बस चेंज क्या है, उसमें सकारात्मक प्रबलन था और उसमें नकारात्मक प्रबलन है, ठीक है। तो दूसरे का आपका पांचवा हो गया। और तीसरा है आपका विभेदीकरण प्रशिक्षण। और जो विभेदीकरण प्रशिक्षण है, इसका आपका जो तीसरा है कि संकेत की उपस्थिति। इसमें संकेत आपका जो है, जो सिग्नल आपका है वो उपस्थित है और सकारात्मक प्रबलन भी है। यानी कि देखिए तीनों चीज़ें हैं इसमें, संकेत भी आपका उपस्थित है, सकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति भी है और अनुक्रिया उत्पन्न होने पर भी है, ठीक है। यहाँ पे विभेदीकरण प्रशिक्षण इसको कहते हैं। तो यानी कि सी का जो आपका हो गया, सी का आपका तीसरा है। अब आपका जो 4 है, डी है सक्रिय परिहार प्रशिक्षण। सक्रिय परिहार प्रशिक्षण, इसका आपका जो 4 है यानी कि संकेत की अनुपस्थिति, संकेत की उपस्थिति में नकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति। और अब ये भी इसका उल्टा है, विभेदीकरण का देखिए उल्टा है। इसमें सकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति हो रही थी, इसमें नकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति हो रही है। और सब सेम है, संकेत की उपस्थिति इसमें भी है, संकेत की उपस्थिति इसमें भी है, ठीक है। तो ये आपका जो डी का है, डी का आपका जो 4 है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आपका जो पहला है यानी कि ए, पहला जो है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 26 क्वेश्चन। अब 26 क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है कि गेने के अधिगम, इन्होंने अधिक्रम के यानी कि जो एक क्रम बताया था, इन्होंने अधिक्रम बताया था कि उसके अंतर्गत श्रृंखला अधिगम में अधोलिखित, श्रृंखला अधिगम के नीचे अधोलिखित में कौन सा अधिगम प्रकार शामिल होगा। तो इसकी पूरी एक क्रम से इसकी लिस्ट है, जिसमें कि सबसे नीचे जो आपका होता है वो संकेत होता है। सबसे नीचे आपका संकेत है। उसके ऊपर अब इसमें बच्चों मैंने आपको समझा नहीं सकती हूँ, अगर मैं इसको गेने वाला जो टॉपिक पढ़ाऊँगी तो आपको क्लियर कर दूँगी, लेकिन आपके पेपर के लिए मैं इसको आपको थोड़ा बता देती हूँ। आप लिखना चाहें तो लिख लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको याद करने में, ठीक है। आप लिख लीजिए सबसे नीचे संकेत अधिगम, ठीक है, लिख लिया होगा। उसके बाद आपका है, उसके ऊपर आएगा अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम, ठीक है। अब उससे ऊपर आएगा, या तो आप ऐसा कर लीजिए ऊपर से लिखिए, ठीक है। सबसे ऊपर आप लिखिए समस्या समाधान अधिगम। सबसे ऊपर आप क्या लिखे हैं, समस्या समाधान अधिगम, ठीक है, वो सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पे आप लिखिए अधिनियम अधिगम। दूसरे नंबर पे क्या आया, इसमें नियम अधिगम बताया ना, नियम अधिगम, ये दूसरे नंबर पे है, अधिनियम अधिगम, ठीक है। अब तीसरा जो है आपका, उसके बाद आएगा प्रत्यय अधिगम। आपका उसके नीचे आएगा प्रत्यय अधिगम, और उसके नीचे आएगा बहुभेदीय अधिगम। उसके नीचे आपका आया बहुभेदीय अधिगम। अब बहुभेदीय के नीचे आएगा शाब्दिक संबंध अधिगम, और उसके नीचे आएगा श्रृंखला अधिगम। और श्रृंखला अधिगम के नीचे आपका आ रहा है अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम, ठीक है। अब उसके नीचे आएगा संकेत अधिगम। कितने हो गए आपके, ये लगभग 8 हो गए होंगे। तो इसमें आपने देखा कि इसमें इन्होंने पूछा है कि श्रृंखला अधिगम के नीचे कौन सा आता है। तो श्रृंखला अधिगम के नीचे एक तो ये आता है अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम, लेकिन ये तो इसमें है नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा। तो हम किस पे टिक करेंगे, संकेत अधिगम पे, क्योंकि संकेत अधिगम इसके नीचे आता है। तो आपका ये हो गया 4। अब अगला आपका है 27।
क्वेश्चन, इसमें इन्होंने बताया है कि अपने अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने में टोलमैन ने समर्थन प्राप्त किया। किस चीज़ का समर्थन प्राप्त किया? तो इनका जब टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें समर्थन इन्होंने प्राप्त किया था, इनका था स्थान अधिगम के प्रयोग से। इनका था स्थान अधिगम के प्रयोग से। ये बी आपका इसमें ठीक होगा, यानी कि सेकंड आपका ठीक होगा। अब अगला है कि 28 आपका क्वेश्चन कि हल जो थे, हल की अधिगम व्यवस्था में कौन सा मध्यवर्ती आपका चर है? मध्यवर्ती चर इसमें कौन सा है? किसके अधिगम व्यवस्था में? हल की रेन फोर्स वाली एक तरह से फोर्समैन की पुनर्वलन की इनकी जो थी फिलॉसफी, इनकी थ्योरी है अधिगम व्यवस्था की। तो ये इनकी जो अधिगम व्यवस्था है इसमें इन्होंने मध्यवर्ती चर के बात पूछ रहे हैं, इसमें वो कौन सी है? तो इनकी अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो पहला है प्रबलित अभ्यास की संस्था, विलोप के प्रति प्रावरोध, और तीसरा है अनुक्रिया उत्तेजना विभव, और चौथा है अनुक्रिया आयाम। तो इसमें जो तीसरा है अनुक्रिया उत्तेजना विभव जो है वो मध्यवर्ती चर है। किसकी अधिगम व्यवस्था में? हल की अधिगम व्यवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 है। इसमें कह रहे हैं कि अधिगम अंतरण सिद्धांतों के विकास के लिए सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, जो अधिगम है, अधिगम अंतरण के जो सिद्धांत हैं उनको हम जब एक श्रृंखला में रखते हैं तो किस तरीके से उनको हम समायोजन, उनका अनुक्रम क्या होगा उसको देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो अवयव हैं उसमें समान, जितने भी अवयव हैं उनकी समानता देखेंगी। कौन कौन से अवयव, कोई भी अगर हम अधिगम अंतरण बता रहे हैं, सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं, तो क्या करेंगे? जितने भी अवयव समान हैं, जितने भी तथ्य समान हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे, समानता का, अवयव की समानता का सिद्धांत लगाएंगे। दूसरा जो है शक्ति सिद्धांत। ये अगर आप यहाँ पे शक्ति सिद्धांत लिखा है, अगर इसको आप उसमें देखेंगे तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ फैकल्टी लिखी है, फैकल्टी थ्योरी। तो इसके बाद फैकल्टी आएगी जब मतलब अवयव आपकी समानता का सिद्धांत हो जाएगा, फिर फैकल्टी का होगा। उसके बाद जो है आप लोग सामान्यकरण का सिद्धांत लगाएंगे, और उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, यानी पक्षांतरण सिद्धांत होगा। कि तो मैं आप लोग को हिंदी में समझा रही हूँ, लेकिन जब आप लोग पेपर देंगे तो कृपया इतना ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कोई कोई टर्म जो है इंग्लिश में, हिंदी में बहुत ही मुश्किल होती है, आप लोग को समझने में मुश्किल होती है। तो अगर हिंदी में भी वो क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी और जो कन्फ्यूजन है आपकी वो दूर हो जाएगी। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो भी देखिए और हिंदी की भी देखिए, दोनों देखिए, तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसका जो है पहला जो है अब आपका ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि सभी प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो सृजनशील होते हैं। ये बात ठीक है कि सभी प्रतिभाशाली होशियार बच्चे, बालक जो है सृजनशील होते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही, इसका कारण क्या बताया है? इसका कारण उन्होंने बताया है कि सृजनशीलता प्रतिभा संपन्नता से आवश्यक रूप से संबंधित नहीं है। ये बात ठीक है, वो भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाली चीज़ बताई है उसका ये कारण नहीं है। ये अपनी फिलॉसफी अलग कह रहा है, वो अपनी फिलॉसफी अलग कह रहे हैं, तो इसका ये कारण नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें ये कहेंगे कि आर ठीक है। ठीक है, आर आपका ठीक है और आर भी सही है, और परंतु ए का कारण नहीं है। ये आपका जो है आर सही है, आर जो है वो भी अपनी जगह सही है, परंतु ए का कारण वो नहीं है। ये आपका जो 4 है ये आपका ठीक है। अब 31 क्वेश्चन जो है इसमें है कि निम्नांकित बालकों में किस संवर्ग के लिए सामाजिक न्याय की अपेक्षा
महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पिछड़े बालक जो हैं, प्रतिभाशाली बालक जो हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय तो उनको मिलना ही चाहिए, और जो पिछड़े बालक हैं उनको भी मिलना चाहिए, सृजनशील बालक हैं उनको भी मिलना, लेकिन मंदिता मना बालक इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए है, सामाजिक न्याय की अपेक्षा किसको सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए, वो है मंदित मना, यानी कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, मंदित मना बालक जो हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो ये आपका इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें आपका जो थर्ड है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 32 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बताया है कि व्यक्तिगत प्रभाविता संवर्धित करने हेतु जोहरी खिड़की, ये एक टर्म है, जोहरी खिड़की किस भाग को विस्तारित करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके टॉपिक के बहुत लेंथ में जाएंगे तो बच्चों इतना समय नहीं है, क्योंकि पेपर आपके आ गए हैं। तो इसमें जो 4 है, इसमें कि जो जोहरी खिड़की है, इसमें व्यक्तिगत के जो प्रभाव है उसको देखा जा रहा है, तो उसके किस भाग में उसको विस्तारित किया जाता है ये देखना है। तो अगर इसके 4 को देखेंगे, इसके बी, सी और डी तीनों को कम करके पारदर्शिता लाना है, यानी कि बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी तीनों को ही कम करके पारदर्शिता लाना, तो इसका आपका 4 ठीक होगा। अब 33 है आपका कि व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन है। ठीक है, ये व्यक्तित्व का जो आपका टॉपिक है उसकी चर्चा यहाँ हो रही है कि व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो वो आपका दिया था ऑलपोर्ट ने दिया था, ऑलपोर्ट ने। तो आपका 4 वाला जो ठीक है, 4 ठीक होगा इसमें। 34 आपका क्वेश्चन है कि किसी भी छात्र और छात्रा को अध्ययन में लापरवाही हेतु शिक्षक द्वारा डांट पड़ती है। जब वह घर जाता है, अब उसको स्कूल में डांट पड़ी, जब वो घर जाता है तो अपने पालतू जानवर जो भी उसने पाला हुआ है, चाहे डॉगी पाला हुआ है, कुछ भी पाला हुआ है, पालतू जानवर को या खिलौने के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको पीटता है या खिलौने को तोड़ देता है। तो इस तरीके का जो व्यवहार करता है, आखिर इसमें इसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कहा जाएगा, यानी कि उसको गुस्सा वहाँ लगी थी टीचर के ऊपर, टीचर ने उसको डांटा फटकारा, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं कर पाया वो, और आगे सारा गुस्सा उसने अपने जानवर पर निकाला, कुत्ते अपने खिलौने पर निकाला। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो ये व्यवहार की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन, यानी कि वहाँ से उसने अपने उस गुस्से को उठाया और यहाँ पे अपने खिलौने पर उसको विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे इसके व्यवहार को विस्थापन या विस्थापन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग के आपने देखा होगा कि कभी कभी घर में लड़ाई हो गई पेरेंट्स में, तो बच्चों को लेके पीट दिया जाता है, यानी कि गुस्सा आ गया तो वो अब उनसे तो आपस में कह नहीं पाएंगे, अपने बड़ों से, कोई बड़ों ने कुछ कह दिया उससे कह नहीं पाएंगे, अपने छोटों पे गुस्सा उतार देते हैं। तो ये इस तरीके से विस्थापन हो जाता है गुस्से का। ठीक है, तो ये इसी व्यवहार की यहाँ बात हो रही है। तो इसका जो 4 आपका है ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब 35 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए चिंता का भाव, इसमें क्या बात पूछी, इसमें पूछी कौन सा मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य की बात हो रही है, कौन सा चीज़ इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं पॉइंट, कौन से पॉइंट जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो चिंता का भाव ये भी कुछ हद तक ठीक है, अपनी इच्छाओं को स्थगन में रखना ये भी कुछ हद तक ठीक है, आवश्यकताओं की तुष्टि के संसाधन ये भी ठीक है, लेकिन आवश्यकताओं की संतुष्टि को स्थगन में रखने की योग्यता जो है ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं जो है अगर उस समय आदमी की संतुष्टि नहीं हो रही है तो कभी कभी वो क्रोधित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको अपनी इतनी योग्यता है कि असंतुष्टि नहीं हो रही इस चीज़ की, थोड़े दिन के बाद 2-4 दिन के बाद वो चीज़ मिल भी सकती है उसको। ठीक है, तो उसको अपनी संतुष्टि को स्थगन करने की योग्यता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जो है 4 पॉइंट बिल्कुल सुटेबल, बिल्कुल ठीक है।
अब आपका 36 क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए। इसमें आपको बता रहे हैं कि किसी अध्ययन में 2 प्रकार के वीडियो गेम्स हैं, उनका खेल खेल में, अगर हम खेल खेल में शिक्षा से उनका संबंध देखें तो शिक्षा से संबंध देखने में क्रम में जो 4 प्रकार के निष्कर्ष आपको दिए हैं नीचे दर्शाया गया है। बताइए इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो द्वितीय प्रकार की त्रुटि के रूप में लिया जा सकता है। अब द्वितीय प्रकार की त्रुटि मतलब ये है कि आपका जब आप शोध पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट टाइप की त्रुटि और आपकी सेकंड टाइप की त्रुटि के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ये बताना है कि द्वितीय प्रकार की त्रुटि है कि फर्स्ट, लेकिन इसमें द्वितीय पूछा हुआ है कि इनको पॉइंट को पढ़िए और द्वितीय प्रकार की त्रुटि को ढूंढिए। तो देखिए, अगर मैं आपको छोटे में संक्षिप्त में बताऊं तो कोई भी परिकल्पना जो होती, यानी परिकल्पना वहाँ पे, अब यहाँ पे तो हम ये एक दोनों तथ्य को देखेंगे। कोई भी परिकल्पना, ये क्वेश्चन आपके आए भी हुए बहुत सारे, फिर आ सकते हैं। कोई भी परिकल्पना जो है आपको ठीक है, ठीक है, वो स्वीकार करने योग्य है, लेकिन आपने स्वीकार नहीं की, तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की त्रुटि होगी। ये पहला हो गया। और द्वितीय प्रकार की त्रुटि वो होती है कि जो परिकल्पना है आपकी वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, ठीक है, तब भी आपने स्वीकार कर लिया उसको, तो ये द्वितीय टाइप की हो गई। तो यहाँ पे हमको द्वितीय टाइप की ही ढूंढनी है। कौन सी है वो देखते हैं। चलो, ये निर्णय लेना, पहला जो है कि ये निर्णय लेना कि दोनों प्रकार के वीडियो गेम्स खेल विधि के शिक्षण से संबंधित नहीं हैं, ऐसा वास्तविक रूप में नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा आपका है कि यह निर्णय लेना कि 2 विधियों पर आधारित वीडियो गेम्स खेल द्वारा शिक्षण विधि से संबंधित हैं, ऐसा नहीं है। यह निर्णय लेना कि दोनों प्रकार के वीडियो गेम्स विधि से शिक्षण से संबंधित नहीं है, ऐसा है। और आपका चौथा जो ऑप्शन है वो है कि यह निर्णय लेना कि दोनों प्रकार के जो वीडियो गेम्स हैं वो आपके वीडियो गेम्स खेल विधि द्वारा शिक्षण से संबंधित नहीं है, और ऐसा है। तो जो द्वितीय पढ़ा था उसमें भी तो यही कहा गया था कि हमको वो ठीक नहीं है, मतलब ये शिक्षण से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात हो रही, पहले नहीं आ गया है, ठीक है, नहीं है, फिर भी हमको उसको लेना पड़ रहा है, यानी कि वो परिकल्पना अस्वीकार्य थी, तब भी हमको यूज़ करना पड़ रहा था, तो द्वितीय टाइप की त्रुटि थी। यहाँ पे भी ये बात कह रहा है कि ये निर्णय लेना कि दोनों प्रकार के वीडियो गेम्स खेल विधि द्वारा शिक्षण से संबंधित नहीं है, तब भी ऐसा है, यानी कि तब भी इसको लेना, तो ये जो है आपका द्वितीय प्रकार की त्रुटि हो गई, और इसी को हम लोग बिल्कुल ये ठीक है आपका। अब अगला क्वेश्चन है आपका 37 है। 37 में क्या बताया गया, इसमें भी आपको दो तरफ आपको दिए गए हैं, सूचियाँ दी गई, उनको मिलाना है आपको। तो इसमें आपका मूल्यांकन परक अध्ययन के लिए निष्कर्ष है और विवरण है, तो इन दोनों को आपको मिलाना है। अब इसमें आपका देखिए, इसमें आपका है कि पहला है सुकार्यता स्तर। अब इसका देखेंगे सुकार्यता स्तर का मतलब क्या है। सुकार्यता स्तर इसमें है अब सुकार्यता यानी कि जिसमें बहुत आसानी हो, बहुत आसानी से कार्य हो जाए, ठीक है, बहुत। तो इसमें अगर कोई ऑप्शन हम देखते हैं तो इसमें एक ये लगता है कि मूल्यांकन यथार्थपूर्ण, मितव्ययी और नीतिपूर्ण हो, तो इसका 4 जो ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा, ए का, ठीक है। अब आगे जो है वो है औचित्य। औचित्य का मतलब है कि कोई चीज़ कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक प्रामाणिक है, ठीक है। तो इसका जो आपका बी जो है, बी का आपका होगा, बी का आपका ये है कि मूल्यांकन विधिक एवं नैतिक रूप से संपन्न
मूल्यांकन विधिक एवं नैतिक रूप से संपन्न होगा जिससे कि प्रतिभाग वाले के सभी के हित पर ध्यान दिया जा सके। अब कहते हैं ना कि इस बात का औचित्य क्या है, ये बात तुमने कही तो इसका औचित्य क्या है, यानी कि प्रमाणिक क्या है, कितना ठीक है ये। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जो मूल्यांकन है वो विधिक और नैतिक रूप से संपन्न होगा जिससे कि प्रतिभाग करने वाले सभी के हित पर ध्यान दिया जाएगा। तो सेकंड का बी का आपका पहला बिल्कुल ठीक है। अब सी जो है वो उपयोगिता स्तर की बात हो रही है। उपयोगिता स्तर में आपको देखेंगे कि यह सुनिश्चित करना कि मूल्यांकन व्यवहारिक है। उपयोगिता कहते हैं ना कि जैसे हम कोई चीज़ खरीद के लाए अपने घर में, ठीक है, तो कोई व्यक्ति पूछता है क्या आप लेके तो आए हो, क्या ये उपयोगी है आपके लिए, यानी कि आपके व्यवहार में ये ठीक है। तो यही बात हम इसको जोड़ के देखेंगे। उपयोगिता स्तर का मतलब ये है कि यह सुनिश्चित करना कि मूल्यांकन व्यवहारिक एवं समय अनुकूल सूचना उपलब्ध कराएगा। तो सी का आपका तीसरा बिल्कुल ठीक है। अब जो डी बचा, डी का आपका सेकंड होगा कि परिशुद्धता। यहाँ परिशुद्धता की बात हो रही है, शुद्धता की बात हो रही है। यहाँ पे आपका है सेकंड कि मूल्यांकन में जिस व्यवहार रीति का अध्ययन किया जा रहा है उससे संबंधित पर्याप्त सूचना दर्शाई एवं संप्रेषित की जाने चाहिए जो तकनीकी ढंग से हो। तो इसका आपका ये ठीक हो गया। तो इन सब को देखते हुए अगर हम देखें तो इसका आपका जो सेकंड वाला है यानी कि पहले का 4, ठीक है, इसका जो सेकंड वाला है बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका 38 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको मिलान दिया गया है, मिलाना है आपको, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें चर दिए गए हैं आपको और ये बताना है कि कौन सी इसमें मापन के लिए क्या यूज़ किया गया है। जैसे आपकी मापनी होती है, आप किसको मापते हैं कोई चीज़ को, तो अनुपात मापनी होती है यानी रेशियो होता है, अंतराल मापनी होती है यानी कि इसमें बुद्धि का, जैसे आपने देखा होगा बुद्धि का होता है जैसे हम लोग कॉलम बनाते हैं उस तरीके का अंतराल हो गया। कार्मिक हो गया यानी कि ऑर्डर के हिसाब से लगे हैं, क्रम के हिसाब से लगे हैं। और एक नामित मापनी होती है यानी कि इसमें नाम से ही हम लोग जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसमें कौन कौन से वो हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम देख लें, अगर हम ढूंढना चाहें तो पहले हम देख लेंगे जनजातीय, इसमें जनजातीय परिवारों में बच्चों की संख्या, ठीक है। जनजातीय परिवारों में ये, अब जनजातीय क्या है, एक नामी तो है। यहाँ जहाँ पे भी देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखें, जो नामित मापनी होती है वो नाम से ही पहचानी जाती। जैसे ये हो गया आपका स्त्री पुरुष, ये भी एक तरह का नाम है जहाँ पे ऐसे लिखा, ये यहाँ पे स्त्रियों की संख्या इतनी है, पुरुषों की इतनी है, या जनसंख्या या जनजाति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नाम से पहचाने जाते हैं। इसका जो पहचान है वो नाम जरूर दिया होगा। तो यहाँ पे जनजातीय लिखा है ना, जनजातीय परिवारों, तो इससे आप लोग जान जाइए कि नामित मापनी है, ठीक है। सी वाला आपका नामित हो गया। अब जो कक्षा गृह यानी कि जो क्लासरूम की लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई आपकी किस में होती है, अनुपात में होती है, रेशियो में होती है ना। तो ये आप इससे पहचान जाइए कि जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो आप रेशियो से नाप लेते हैं। तो ये अनुपात मापनी जो हो गई इसकी हो गई। अब आपका हो गया ये बी रह गया, संगीत परीक्षण में संगीत की परीक्षण हुआ यानी कि उसकी परीक्षा हुई है में छात्रों की अनुपस्थितियाँ हम लोग देखेंगे। तो कैसे देखेंगे उसको, देखेंगे क्रम से, कौन सा रोल नंबर नहीं है, ऐसे क्रम से देखेंगे ना। तो ये जो है आपका, ये इसमें आपका क्रमिक यानी कि ऑर्डर के वाली बात आ गई। ऑर्डर जो मापनी है तो ऑर्डर वो मापनी हो गई। तो अब जो ए रह गया आपका कि किसी शाब्दिक परीक्षण यानी कि कोई परीक्षा हो रही है, शाब्दिक परीक्षण द्वारा प्राप्त बुद्धि के प्राप्तांक। तो जब बुद्धि के प्राप्तांक हम लोग देखते हैं तो वो हम कैसे देते हैं, अंतराल यानी कि जैसे इतने से इतने बच्चों का इतना नंबर आया, इतने से इतने बच्चों बीच में से ब्रैकेट डाल के बीच में से लाइन
जैसे इसमें अंतराल आप अगर उसमें देखेंगे, इंटरवल, इसको इंग्लिश में इंटरवल कहा जाता है, तो आप देखेंगे इस अंतराल मापनी जो है उसमें बुद्धि के जब अंक, बुद्धि के प्राप्तांक दिए जाते हैं तो इसी तरीके से दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो ए जो है, यानी कि ए जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट है ये बिल्कुल ठीक है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका अनुमान परक सांख्यिकी के अनुप्रयोग में निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से कौन सी सूचना संगत मानी जाएगी। अब यहाँ पे अनुमानात्मक सांख्यिकी की बात हो रही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन इसमें है आपका वो, इसमें जो बात देखी जाएगी, मतलब इसमें अनुमान लगाया जा रहा है, कल्पना की जा रही है, यानी कि कोई अनुमान लगाने के लिए, यानी कि अगर समग्र है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि समग्र यानी कि पूरा जितना भी किसी क्षेत्र का हम शोध कर रहे हैं, किसी क्षेत्र के जनजाति का किसी भी चीज़ का शोध कर रहे हैं किसी क्षेत्र का, तो हम उसके जो समग्र यानी कुल अभिष्ट समूह की प्रकृति हम देखेंगे। तो ये चीज़ जो बताई जाती है वो अनुमान परक जो सांख्यिकी हम पढ़ते हैं उसमें ये बात बताई जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी आपका बिल्कुल, यानी कि थर्ड आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है 14 आपका। इसमें बताया गया किसी शोध प्रदत्त से f का मान परिगणित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम संक्रिया अपेक्षित है, यानी अंतिम कौन सी संक्रिया लगाई जाती है, कौन सी क्रिया लगाई जाती है। तो वो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो है सी जो है, सी आपका जो है कि मध्य कुल वर्ग, मध्य कुल वर्ग एवं अंत कुल वर्गों का अनुपात ज्ञात करना, यानी कि जो मध्य चरता है, जो वर्ग है उनका कुल वर्गों का और अंत कुल वर्गों का अनुपात यानी रेशियो ज्ञात करना, ये इसकी अंतिम प्रक्रिया है f का मान निकालने के लिए। तो ये आपका जो तीसरा है ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने बताया कि किसी अध्ययन में एक शोधकर्ता दो ऐसे चरों के मध्य विशुद्ध संबंध का पता लगाना चाहता है कि उसके एक प्रयोजन से संबंध हो, वह एक चर के प्रभाव, ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसी अध्ययन में एक शोधकर्ता दो ऐसे चरों के मध्य विशुद्ध संबंध का पता लगाना चाहता है कि उसके अध्ययन के प्रयोजन से संबंध हो और वह एक चर के प्रभाव को कम कर देता है। निसरण का मतलब है कम कर देना। तो ये जो सहसंबंध है वो किस विधि को दर्शाता है। तो ये बच्चों जब आप पढ़ेंगे ये जो है विधि ये आपकी आंशिक सहसंबंध गुणांक है। ये कौन सी विधि है? आंशिक सहसंबंध गुणांक। इसमें ये होता है कि जैसे आपको 3-4 चर दिए हुए हैं, ठीक है, और तो उसमें आप ये क्या करेंगे कि दो चरों के मध्य अच्छी तरह से देखने के लिए आप तीसरे चर को हल्का सा उसको कमी कर देंगे, उसके प्रभाव को कम कर देंगे, तो इसको हम लोग आंशिक सहसंबंध गुणक कहते हैं। ठीक है, तो इसका 4 जो है वो आपका ठीक होगा। अब आपका 45 जो है इसमें बताया गया है 44, हाँ 44 जो क्वेश्चन है इसमें आपका है कि किसी शून्य परिकल्पना यानी HO को अस्वीकार करने में शोधकर्ता जो है किस प्रकार की त्रुटि करता है। ठीक है, अस्वीकार करने में तो की संभावना प्रत्याशित है। तो जब वो किसी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है तो कौन सी त्रुटि होती है, यानी कि अस्वीकार कर देने का मतलब ये है कि वो जो HO है यानी कि जो परिकल्पना है आपकी शून्य परिकल्पना वो बिल्कुल ठीक है और तब भी इन्होंने अस्वीकार कर दी, तो ये प्रथम टाइप की त्रुटि है, यानी कि पहला इसका ठीक है।
ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, फिर आने की उम्मीद है कि किसी भी शून्य परिकल्पना यानी HO को अस्वीकार कर दिया जाए, यानी कि वो ठीक है, यानी कि वो स्वीकार कर सकते हैं लेकिन हमने उसको अस्वीकार कर दी, तो ये आपकी कौन सी त्रुटि हुई? प्रथम टाइप की, टाइप 1 की त्रुटि हो गई। ये पहला आपका कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि शून्य परिकल्पना अस्वीकार्य है, वो गलत है, ठीक है, तब भी हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो ये आपकी द्वितीय टाइप की त्रुटि है, सेकंड यानी कि टाइप 2 की त्रुटि है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका जो है आपका पहला ठीक होगा। अब 43 क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है अधोलिखित में से किस शैक्षिक अनुसंधान की सीमा किस शैक्षिक अनुसंधान को सीमा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम पढ़ें तो देखिए शोध समस्याओं की जटिलता, ये भी उसमें हो सकता है, एक तरह से सीमा कही जाएगी, लिमिटेशन कही जाएगी। शोध प्रक्रिया विधि से संबंधित कठिनाइयाँ, ये भी उसकी लिमिटेशन हो सकती है, सीमा हो सकती है। सीमा शिक्षा की आम प्रकृति, ये भी हो सकती है। लेकिन प्रयोज्यों की मानसिक असहजता, ये कोई इसमें ऐसा हम लोग अगर देखें तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि शैक्षिक अनुसंधान की सीमा है, लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 वाला है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगला है आपका कि परा विश्लेषण के अंतर्गत शोध साहित्य का सर्वेक्षण होता है, ठीक है। अब परा जो है, परा विश्लेषण, इसको कहते हैं मेटा एनालिसिस कहते हैं इसको मेटा। तो इसमें जो मेटा शब्द है, इसमें हम लोग बहुत सारे शोधों की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन ये है कि पूर्व शोध, जो पहले शोध हो चुके हैं, पूर्व शोधों के जो परिणाम निकल के आते हैं उनका जो औसत सांख्यिकीय रूपों में लेना, ये आपका परा विश्लेषण है। तो 44 का आपका जो 4 है ये आपका ठीक होगा। अब 45 आपका एक तरह से सम है कोई, इसमें आपको दिया गया मध्यमान की मानक त्रुटि ज्ञात कीजिए, जबकि मानक विचलन आपका 8.00 है और समूह की जो संख्या, जो नंबर दिया गया है वो 100 है। तो इसको बच्चों ये यहाँ पे आपको हल करके तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका 0.80 होगा, 0.80, यानी कि आपका जो बी है वो बी आपका इसमें बिल्कुल ठीक होगा। अब 46 क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि आपका कि इसमें जो विश्वसनीयता है आपकी, एक कहते हैं ना विश्वास वाली चीज़ें, विश्वसनीयता के जो प्रकार है उसको प्रकारों को बताया गया है, उसकी विधि को बताया गया है। तो हम लोगों को उसको मिलान करना है, तो किस तरीके से उसका मिलान। पहले इसमें बात हुई है स्थिरता की, पहले स्थिरता की बात हुई है। तो स्थिरता कब होती है? स्थिरता जब होती है जब उस परीक्षा, जब कोई भी परीक्षा को, जो स्थिरता होती है तब होती है जब कोई उसी परीक्षा को एक विशिष्ट अवधि में, ठीक है, उसी परीक्षा को एक विशिष्ट अवधि में उन्हीं व्यक्तियों को देना। स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी किस में है? उसी में है कि उसी एक परीक्षा है, उसी परीक्षा को एक विशिष्ट अवधि में और उन्हीं लोगों को देना जिससे कि हम स्थिरता का मापन, स्थिरता जो विश्वसनीयता है वो निकाल सकते हैं। तो इसका एक आपका तीसरा जो है बिल्कुल ठीक है। और अगर हम देखें आपका समतुल्यता, यानी कि इसमें तुलना करनी है, ठीक है, तो तुलना इसमें करनी है, तो इसका आपका इसमें ये है कि उन्हीं लोगों को, इसमें है आपका कि उन्हीं व्यक्तियों को लगभग उसी समय भिन्न प्रकार की परीक्षाएं देना। इसमें है उन्हीं व्यक्तियों को लगभग उसी समय में
वो लोग वही होंगे, लोगों को चेंज नहीं करना है, उन्हीं विद्यार्थियों को देना है, उन्हीं लोगों की, उन्हीं व्यक्तियों को लगभग उसी समय में भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं देना। यानी कि एक परीक्षा हो गई भिन्न प्रकार, उनको अलग दे दिया, उनको अलग दे दिया। तो इस तरीके से जो तुलना करेंगे, उस तरीके से उनकी तुलना करेंगे, ये है समतुल्यता। यहाँ तुलना हो रही है, यहाँ तुलना हो रही है, ठीक है। तो ये जो है समतुल्यता की बात हो रही है। तो ये इसका जो 4 पॉइंट है आपका बिल्कुल ठीक है। अब आगे जो है सी पॉइंट जो है कि समतुल्यता एवं स्थिरता, इसमें समतुल्यता भी देखी जाएगी और स्थिरता भी देखी जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक विशिष्ट अवधि होगी आपको, इसका जो सेकंड वाला वो देखिए, इसका ये सेकंड आपका, इसका सेकंड होगा कि एक विशिष्ट अवधि भी है इसमें आपकी, और उन्हीं लोगों को देना है, और भिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं, ठीक है। एक समय अवधि वही है, व्यक्ति भी वही है, बस जो आपकी परीक्षाएं हैं वो भिन्न होंगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ का मापन हो जाएगा, समतुल्यता का और स्थिरता का भी मापन हो जाएगा, है उस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो डी है, डी हमारा बचा, डी में है कि आंतरिक समरूपता। अब आंतरिक समरूपता हमको देखनी है। तो ये जो है परीक्षा, आंतरिक समरूपता हम लोग कैसे देखते हैं, जो विश्वसनीयता का प्रकार है, परीक्षा एक बार देकर पदों के मध्य परस्पर संबंध देखना। यानी परीक्षा एक बार दे दी और जो उनके पद हैं उसके मध्य उनमें कितना परस्पर संबंध है, इस चीज़ को देखेंगे। तो इससे हमको आंतरिक समरूपता का पता चल जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका जो तीसरा आपका है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 47 में है कि शोध में निर्जातीय भूमिका निम्नलिखित में से किसमें समाविष्ट नहीं होगी। मतलब किसमें समाविष्ट है और यहाँ पे बताना है किसमें समाविष्ट नहीं होगी। तो इसमें आपका जो है वो इन्होंने बताया है कि आपका खोजबीन तथा अन्वेषण उन्मुख उपागम और अन्वेषण उन्मुख उपागम, और दूसरा है आपका भिन्न परिस्थितियों एवं समग्र पर सामान्यकरण की संभावना, तीसरा है कई व्यास्तीय अध्ययनों की प्रचुरता पूर्व साक्ष्य, और चौथा है कि रचनात्मक विधि द्वारा मूल्य मूल्यांकन शोध, ठीक है। तो इसमें आपका जो है वो मेरे हिसाब से बच्चों इसमें जो डी है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि आपका 4 ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध की समस्या में प्रतिपादन में जो पर्याय परिमाण स्वरूप प्रतिमान पर आधारित अध्ययन होते हैं, कतिपय सोपानों की अनुक्रमित रूप से अनुपालित किया जाता है। नीचे दिए गए सूची में उपयुक्त अनुक्रम लिखिए। कि बच्चों देखिए कितना, एक अगर ये पढ़ते हैं तो कितना थोड़ा कठिन महसूस होता है। आप इसको इंग्लिश में पढ़िए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये पूछ रहे हैं कि जो हम कोई शोध लेते हैं तो उनको स्टेप, उनके कौन कौन से स्टेप होते हैं, कहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, बस यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उससे पहला स्टेप, कोई भी शोध करते हैं, कोई भी समस्या हमको प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले उसके क्षेत्र का, शोध का जो अनुक्षेत्र है, किस क्षेत्र में हम शोध करना चाहते हैं, पहले उसका निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड जो है वो बिल्कुल पहला ऑप्शन, इसका पहला जो है वो सेकंड हो गया। अगर इसका देखें, ये पहले ये नंबर 1 हो गया आपका, ये नंबर 1 हो गया, ठीक। और उसके बाद अगर देखें तो आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसमें जो चर हैं, आप उसके बाद देखेंगे कि विशिष्ट समस्या के बारे में, उसमें फिर आपने क्षेत्र चुन लिया, आप समस्या चुनेंगे तो आपका ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, अब ये भी होगी बात, अब आप देखेंगे उसके चर कौन से, उसमें कौन कौन से चर रखे जाएं, यानी कि चर रखे जाए, तो ये आपका तीसरा हो गया। अब उसके बाद देखें तो अब आपका हो गया, अब आपका अब देखते हैं, अगर आगे देखें आप लोग समस्या का, फिर ये बातें हो गई। उसके बाद देखेंगे आप लोग कि
समस्या के क्षेत्र का प्रभाषीकरण एवं सीमांकन करना। ठीक है, ये फिर हो गया। चौथा आपका देखें तो ये हो गया। फिर पांचवा आपका है समस्या की निजी और शैक्षिक दृष्टि से उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन। मूल्यांकन आखिरी में होगा। तो ये आपका फिर हो गया चौथा, ये आपका हो गया, और पांचवा ये आपका हो गया। तो इसके हिसाब से देखें तो ये आपका जो ये है ये बिल्कुल ठीक है 4। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सांख्यिकी में प्रतिदर्श वितरण के वितरण जो होता है उसका प्रमाणिक विचलन को कहा जाता है। अब प्रमाणिक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो इसको कहा जाता है। तो इसमें कौन से टर्म्स है जिसको कहा जाता है? तो अगर आप देखेंगे तो जो इसकी आपकी प्रमाणिक त्रुटि है, प्रमाणिक त्रुटि को हम प्रमाणिक विचलन यानी कि जो एक स्टैंडर्ड जो डेविएशन है यानी कि दुराव है, यानी कि जो बिखरे हुए सारे प्रतिदर्श हैं उसको हम कहते हैं। तो इसका अगर हम इसको इस चीज़ में देखेंगे, सांख्यिकी में उसमें देखेंगे, तो ये प्रमाणिक त्रुटि जो है इसका 4 वाला बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान। जो क्रियात्मक अनुसंधान ज़्यादातर बच्चों विद्यालयों में या शिक्षा की जो संस्थान हुई ज़्यादा किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के परिचालन में शोध साहित्य का सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है कि पहला है इसका शोध के अभिकल्प के वर्गीकरण हेतु, कि परिस्थिति के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए, कि उपलब्ध साहित्य में प्रस्तावित अध्ययन को भूमिका मान जानने के लिए, कि 4 आपका है कि प्रभावी विचार और व्यवहार की पहचान करने हेतु। तो आपका जो 4 है वो बिल्कुल इसमें ठीक है, तो ये इसको लगा देंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए। अगर कोई भी आपको डाउट हो, समझ में ना रहा हो, तो वो आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए, तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताइए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी ये पेपर कर पाएँ और उनको भी जो अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएँ। तो आपको आपके पेपर के लिए शुभकामनाएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।